लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का सेकंड लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू के बारे में देखेंगे ऊतक क्या होता है, ठीक है, कितने प्रकार के ऊतक होते हैं और इसके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। ऊतक में ही ब्लड के बारे में भी हम लोग जानते हैं, एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो देखते हैं। सबसे पहले जो बहुत सारे सेल जब मिलता है ना तो टिश्यू बनता है, ठीक है। और बहुत सारे टिश्यू जब मिलते हैं तो क्या बनता है, एक अंग बनता है, एक ऑर्गन बनता है। और बहुत सारे अंग जब मिलते हैं तो कंप्लीट मेरा शरीर बनता है, बॉडी बनता है, ठीक है। तो सेल के बारे में इसमें मैं जानकारी नहीं दिया हूँ। सेल के लिए अलग से वीडियोस बनाऊंगा और उसमें देखना है आपको कि सेल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या है, सेल की कितनी भी कोशिकांग क्या है, न्यूक्लियस क्या है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, जीन क्या है, सब कुछ उस सेल में देखेंगे। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना देख लें कि सेल के बारे में अगर हमें डिफाइन करना हो कि सेल है क्या, तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। और जब सेल, बहुत सारे सेल जब मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं, अंग, ऑर्गन। और बहुत सारे अंग जब मिलते हैं तो क्या मिलते हैं, मेरा बॉडी बनता है, ठीक है। अब देखिए, अब जब टिश्यू की बात कर रहे हैं तो हम लोग देखते हैं कि कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं। जैसे यहाँ पे भी मैंने सेल का डेफिनेशन लिखा हूँ। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह है जो कार्यात्मक कार्य की उत्पत्ति की दृष्टि से सामान्य होते हैं, ठीक है। अभी एक्चुअली ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक एनिमल ऊतक, एनिमल टिश्यू, और एक प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू हम बाद के लेक्चर में देखेंगे। आज का लेक्चर में हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी आपने एनिमल टिश्यू को मैंने 4 प्रकार के डिवीजन में इसे डिवाइड किया गया है। एक है इपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, पेशी ऊतक, और नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं इपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक क्या है कि यह शरीर के अंदर और बाहर सभी सतहों को ढकता है। जैसे हमारे शरीर के बाहर और अंदर, शरीर के बाहर ये आपका बॉडी है, इसके बाहर में तो क्या है, स्किन है, तो बाहर वाले पोर्शन को ढक रहा है। और शरीर के अंदर जहाँ पे आप खाना खाते हैं उसके अंदर भी एक लेयर रहती है, ठीक है। उस लेयर को भी क्या कहते हैं, उस लेयर को भी क्या कहते हैं, हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो शरीर के बाहरी आवरण को जो ढकता है उसे तो मैं स्किन कहता हूँ, त्वचा कहता हूँ। लेकिन शरीर के अंदर जो रहता है, शरीर के अंदर और ऑर्गन्स के बाहर का जो पोर्शन में रहता है वो क्या कहता है, म्यूकस मेम्ब्रेन कहलाता है, जो चिपचिपा पदार्थ रहता है, ठीक है। अब देखते हैं स्किन के बारे में। स्किन के बारे में इतना तो पता हो गया कि इपिथेलियल टिश्यू का एग्जाम्पल क्या है, स्किन। अब स्किन के बारे में समझ लेते हैं कि स्किन है क्या। एक्चुअली क्या है, यह शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन से। और ये आपको पूछ भी सकता है कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो स्किन ही है आपका शरीर का सबसे बड़ा अंग। अब देखिए, स्किन एक्चुअली 3 पार्ट में, इसका स्किन का 3 लेयर होते हैं। एक एपिडर्मस होता है, एक डर्मस होता है, और एक हाइपोडर्मस होता है। स्किन के कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होती हैं, एपिडर्मस, डर्मस और हाइपोडर्मस। एपिडर्मस का क्या होता है कि इसकी जो सेल होती है ना वो डेड होती है, ये मृत पाई जाती है। और ये बनी हुई रहती है, किसकी बनी हुई रहती है, कैरोटीन की बनी रहती है, जो बाल वगैरह नाखून जो है। तो इसके ऊपर का जो लेयर रहता है वो क्या रहता है, डेड सेल की बनी हुई रहती है। इसके नीचे का जो लेयर है ना, नीचे का जो है वो क्या है, डर्मस। यहीं से नसें काफ़ी रहती है और यहीं से जो हेयर का रूट है, बाल की जो जड़ें हैं, डर्मिस लेयर में रहती है। पसीना की जो ग्रंथि है वो कहाँ रहती है, डर्मिस लेयर में रहती है। तो डर्मिस लेयर को समझते हैं। रक्त वाहिकाएं, रक्त तंत्रिका तंत्र किस में रहती हैं, डर्मिस लेयर में रहती है। तो 3-4 तरीके से स्किन से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो क्या है कि यह शरीर का सबसे बड़ा अंग है। दूसरी चीज़ क्या है कि डर्मिस लेयर में हेयर रूट पाए जाते हैं कि नहीं, तो हाँ, हेयर रूट कहाँ पे पाए जाते हैं, डर्मिस लेयर में पाए जाते हैं। हेयर कहाँ पाए जाते हैं, तो एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। लेकिन हेयर का रूट कहाँ पे पाया जाता है, तो डर्मिस में पाया जाता है। श्वेत ग्रंथि, पसीना की ग्रंथि कौन से लेयर में पाए जाते हैं स्किन की, तो डर्मिस लेयर में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ और समझने वाली क्वेश्चन है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछा है। जो एपिडर्मिस लेयर है ना, इसके जस्ट नीचे में एक और लेयर रहती है हल्की सी, ठीक है।
इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेलेनोसाइट कहते हैं। और एक बना हुआ किसका रहता है, मेलानिन प्रोटीन का बना हुआ रहता है। एक्चुअली क्या है मेलानिन प्रोटीन है क्या मेरा कि ये एक्चुअली त्वचा का रंग निर्धारण करता है। मेलानिन प्रोटीन क्या है कि त्वचा का रंग निर्धारण करता है, कौन सा व्यक्ति कितना गोरा है कितना काला है ये सब डिसाइड करता है मेलानिन पे ही। अगर मेलानिन की मात्रा जितना ज़्यादा होगी उसका रंग उतना गहरा होगा, वो उतना ही डार्क दिखेगा, उतना काला दिखेगा। मेलानिन की मात्रा कम रहेगी वो व्यक्ति गोरा दिखेगा। अब होता क्या है मेलानिन की मेलानिन बहुत उपयोगी चीज़ है हमारे बॉडी के अंदर, क्योंकि जैसे ही हम लोग धूप में जाते हैं, आपने देखा होगा कि धूप में जाते ही क्या होता है, हम लोग काला पड़ने लगते हैं। होता क्या है कि मेलानिन क्या करती है कि अल्ट्रावायलेट रेज से हमारे स्किन को बचाती है। तो ये क्या है कि डर्मिस लेयर के एपिडर्मिस लेयर के नीचे है, मतलब स्किन के जस्ट नीचे है। जैसे ही धूप की किरणें ऊपर से पड़ती है ना, जैसे ही धूप की किरणें ऊपर से पड़ती है तो मेलानिन बाहर की तरफ आने लगता है। जब मेलानिन बाहर की तरफ आने लगता है और मेलानिन के वजह से ही त्वचा का रंग गहरा दिखता है, तो हम लोग धूप में निकलते हैं तो क्या दिखने लगते हैं, काला दिखते हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसा फ्रेम कर दिया जाए कि त्वचा का रंग किस प्रोटीन के वजह से निर्धारित होता है या किस कारक के वजह से निर्धारण होता है त्वचा का रंग, तो हम लोग क्या टिक आउट करेंगे, मेलानिन। ठीक है। अब हम लोग कैरोटीन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि जो मृत त्वचा की पहली परत यह जल में अघुलनशील प्रोटीन कैरोटीन की उपस्थिति के कारण मृत हो जाती है। होता क्या है कि जो त्वचा का स्किन का जो पहला लेयर है ना, एपिडर्मिस, ये तो डेड है, डेड सेल का हुआ है। लेकिन इसके साथ क्या है कि ये ना ही वाटर को अंदर आने देती है ना एयर को अंदर आने देती है। मतलब आप कुछ भी पानी से भी अगर भिंगाएंगे तो स्किन गलता नहीं है, वो पानी शरीर के अंदर नहीं आएगी। हवा भी लगती है तो वो शरीर के अंदर नहीं आएगी। ठीक है। तो एपिडर्मिस जो लेयर है डेड सेल, वो शरीर के बाहरी स्ट्रक्चर को क्या करता है, अंदर नहीं आने देता है, बाहरी विषाणु को, जीवाणु को नहीं अंदर आने देता है। ठीक है, बैक्टीरियल को नहीं अंदर आने देता है। और ये बना किससे रहता है, कैरोटीन से। कैरोटीन से बनने के कारण क्या होता है कि जल में गलता नहीं है। ऐसे भी वो चीज़ें जैसे आपने नाखून, बाल, सींग, रूफ, ऊन, पंख, ये सब चीज़ें कैरोटीन का बना हुआ रहता है। और जो कैरोटीन प्रोटीन का बना रहेगा वो क्या रहेगा, जल में कभी घुलेगा नहीं। और जब जल में कभी घुलेगा नहीं तो इसे आप डाइजेस्ट कर भी नहीं सकते। जैसे आप नाखून खा लें, बाल खा लें, तो आप इस प्रोटीन को आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा हूँ कि एपिडर्मिस के ठीक नीचे एक डर्मिस लेयर जो रहता है जिसमें मेलेनोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो मेलानिन प्रोटीन के प्रभाव में त्वचा का रंग निर्धारण करता है, जो अभी आपने देखा है। सरीसृप और उभयचर, इसमें क्या होता है कि इसकी त्वचा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे उभयचर हैं, सरीसृप हैं, वो क्या होते हैं, अपना रंग बदलते रहते हैं, रंग बदल लेते हैं। तो रंग बदलने का एक उनके अंदर ये पाया जाता है क्रोमोटोफोर्स। क्रोमोटोफोर्स के कारण क्या करती है, उनकी जो त्वचा है रंग बदलने में सहायक होती है। ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और जो जानवर से जो चमड़े निकाले जाते हैं वो कौन सा, डर्मिस लेयर का वो भाग होता है। और जो मानव का है वो जो स्किन है कोई यूज के लिए नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत पतली लेयर होती है। ठीक है। तो हम लोग टिश्यू के बारे में एक टिश्यू के बारे में पढ़ लिए। कौन से टिश्यू के बारे में पढ़े, एपिथर्मल टिश्यू के बारे में। एपिथर्मल टिश्यू में क्या है, मेरा मेनली स्किन है। अब एपिथर्मल टिश्यू के बारे में कौन सा टिश्यू को देखते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू। अब क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ने के लिए। अब देखिए कनेक्टिव टिश्यू ये है, कनेक्टिव टिश्यू दो या दो से अधिक ऊतकों को परस्पर जोड़ता है। कनेक्टिव जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कनेक्ट कर रहा है, तो दो या दो से अधिक ऊतकों को परस्पर जोड़ता है। एरियोलर टिश्यू, समान संयोजी ऊतक, बसा संयोजी ऊतक, एपिडोस टिश्यू, टेंडन, कंडरा, लिगामेंट, ब्लड, लेम्स, बोन, कार्टिलेज। मतलब ये 8 टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं बीपीएससी में। अब देखते हैं समान संयोजी ऊतक क्या है मेरा, यह त्वचा और मांसपेशियों को जोड़ता है। जैसे ये आपका बोन हो गया, बोन के ऊपर में क्या है, मांसपेशियां हैं, और मांसपेशिया के सबसे बाहरी लेयर क्या है, वो स्किन है, जैसे अभी आपने देखा। तो स्किन और मांसपेशियों को जो जोड़ता है ना, उसे क्या कहते हैं, समान संयोजी ऊतक कहते हैं, और इसे पैकिंग टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है। इसमें इतना ही है, समान संयोजी ऊतक क्या काम करता है, मांसपेशियां और स्किन को जोड़ता है।
अब देखते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या है? यह क्या है? वसा संयोजी ऊतक है। यह क्या करता है कि वसा को अपने पास रखता है। आप सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान में रखें कि एडिपोज टिश्यू क्या है कि वसा संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक है। अब जैसे आप देखें, कोई इंसान बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, उसके अंदर फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये जो फैट है क्या? फैट डिपॉजिट कहाँ होता है? तो फैट डिपॉजिट होता है आपका सेल के अंदर। सेल में क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस एक किनारे में हो जाता है, बाकी एरिया में क्या बढ़ जाता है? फैट बढ़ जाता है। और इस फैट को जो संग्रहण करता है ना, वो एडिपोज टिश्यू रखता है। अब एडिपोज टिश्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग के लिए नहीं, कुछ कुछ जानवरों के लिए, जैसे ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले स्तनधारियों के लिए। होता क्या है कि ध्रुवीय क्षेत्र के जो स्तनधारी होते हैं उनको गर्मियों में तो खाना मिल जाता है। गर्मियों में क्या हो रहती है कि जो वाटर होते हैं वो मेल्ट रहती है, पिघली रहती है, और वहाँ से मछलियाँ वो डूब डूब के निकाल करके खा लेती हैं। लेकिन जैसे जैसे ठंड जब पड़ने लगती है पोल पे, तो क्या होती है कि पूरा जम जाता है वहाँ पे, न पानी रहता है नहीं, पूरा बर्फ ही रहता है। तो दिक्कत हो गई, वहाँ पे ना मछलियाँ मिलेगी ना कुछ मिलेगी। तो जो गर्मियों के टाइम में जो वहाँ के पोलर बियर रहते हैं, भालू रहते हैं ना, वो इतना खाना खाते हैं, वो काफ़ी मोटे हो जाते हैं। मोटे होने के कारण क्या होता है कि उनके अंदर फैट डिपॉजिट हो जाता है। फैट जब डिपॉजिट हो जाएगा तो वो क्या काफ़ी मोटे हो जाएंगे। और जब फैट डिपॉजिट हो गया तो ठंड में अगर उनको खाना ना भी मिलता है, जब ठंड में खाना ना मिलता है, तो उनके अंदर का ही जो फैट वो क्या रहता है, उनको फूड प्रोवाइड करते रहता है, सेल को भोजन मिलते रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया को अपना एनर्जी बनाते रहता है। और क्या क्या होता है, साथ साथ ठंड से भी उनका रक्षा होता है। तो एडिपोज टिश्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ऐसे जानवर के लिए जो ठंड में रहते हैं। जैसे अब व्हेल के लिए भी है ये चीज़ें, एक बार में बहुत ज़्यादा खा लिया उसके बाद फिर नहीं मिल रहा है तो काफ़ी दिन तक रह रहा है। अब देखिए एक रिजर्व फूड के बारे में देखते हैं। नोट रिजर्व फूड क्या है, कभी कभी क्वेश्चन फ्रेम करता है कि रिजर्व फूड क्या है। एनिमल का जो रिजर्व फूड है ना, वो ग्लाइकोजिन है। अभी आपको लग रहा होगा कि फैट के बारे में बता रहे हैं, तो ग्लाइकोजिन के बारे में समझें और फैट के बारे में समझें। अभी आप इतना ध्यान रखें कि एनिमल का जो रिजर्व फूड है वो ग्लाइकोजिन है। एनिमल का रिजर्व फूड ग्लाइकोजिन है, ठीक है। प्लांट का रिजर्व फूड है वो स्टार्च है। प्लांट अपना फूड को रिजर्व किस में रखता है? स्टार्च के रूप में रखता है। और कवक का जो रिजर्व फूड है ना, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये ग्लाइकोजिन में रखता है। मतलब एनिमल और कवक दोनों का जो रिजर्व फूड है वो ग्लाइकोजिन में रहता है। अब देखिए होता क्या है, ग्लूकोज मैंने लिखा, ग्लाइकोजिन लिखा और फैट लिखा। अगर आपने खाना खाते हैं और बॉडी को एनर्जी मिलती है ग्लूकोज के रूप में मिलती है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं कि अगर आपने खाना नहीं खाया 1 से 2 दिन तक या फिर खाना नहीं खाया, या आपको जब भूख लगी ग्लूकोज की कमी हो गई, तो अब अचानक से आपको जब तक ग्लूकोज नहीं मिलेगा ख़त्म हो गई तो आप गिर गए, ऐसा तो होता नहीं है। वो जब ग्लूकोज की अधिक मात्रा हो जाती है ना, वो किस में कन्वर्ट होता है? ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट हो जाता है। जब ग्लूकोज की अधिक मात्रा होती है वो किस में स्टोर हो जाता है? ग्लाइकोजिन में स्टोर हो जाता है। और जब आपके शरीर के फूड की कमी होती है तो ग्लाइकोजिन ही टूट करके किस में बन जाता है? ग्लूकोज में टूट जाता है। और ग्लाइकोजिन की भी अधिक मात्रा हो जाती है तो वो किस में डिपॉजिट हो जाता है? फैट में। और फैट में जब डिपॉजिट हो जाता है, अगर वो फैट वसा में डिपॉजिट हो जाता है तो आप काफ़ी मोटे लगने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी को फैट ख़त्म करना है तो मिनिमम 40 मिनट तक वो दौड़ेगा, तब उसके अंदर ग्लाइकोजिन ख़त्म होगा। और देखिए अगर किसी को फैट ख़त्म करना है तो सबसे पहले तो ग्लूकोज को ख़त्म करना होगा, फिर क्या ख़त्म होगा? ग्लाइकोजिन ख़त्म होगा, और उसके बाद का फैट ख़त्म होगा। तो ग्लाइकोजिन को ही ख़त्म करने में 40 मिनट का वर्कआउट जब आप करते हैं तो ग्लाइकोजिन आपके शरीर के अंदर डिजॉल्व होती है, ख़त्म होती है, और देन आफ्टर उसके बाद फिर फैट ख़त्म होती है। तो ठीक है, रिजर्व फूड को आप समझ लें। रिजर्व फूड में क्या है? ग्लाइकोजिन है, स्टार्च है, और कवक का भी क्या है? ग्लाइकोजिन है। फैट तो हम लोग एक्स्ट्रा डिपॉजिट कर लेते हैं, इसीलिए रिजर्व फूड नहीं है हमारे बॉडी के अंदर, एक क्या है? एक्स्ट्रा है। रिजर्व किस में रखता है बॉडी? वो ग्लाइकोजिन में रखता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आपने। अब देखिए थर्ड जो टिश्यू था मेरा कनेक्टिव टिश्यू, वो था कंड्रा, और एक था फोर्थ में क्या था? लिगामेंट। ये दोनों को मैंने एक जगह ही रखा हूँ क्योंकि ये दोनों सामान्य जैसा ही दिखते हैं, तो मैं इसलिए एक जगह रखा हूँ कि ताकि मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ। अब देखिए मांसपेशियाँ और हड्डियों, इसके पहले तो आपने देख लिया जो मांसपेशियाँ और स्किन को कौन से टिश्यू जोड़ता है, और मांसपेशियाँ और हड्डियाँ के बीच का जो टिश्यू रहता है ना, उसे ही टेंडन कहते हैं, कंडरा कहते हैं। और लिगामेंट क्या है? जैसे 2 बोन है, पैर के ही 2 बोन है, ए बोन है जिससे आप मूव करते हैं, इधर से भी इधर ऐसे ऐसे लगा हुआ है, तो 2 जो बोन को, हड्डियों को जो जोड़ रहा है, इस टिश्यू को क्या कहते हैं? लिगामेंट।
टेंडन के बारे में आप समझ गए हैं। टेंडन क्या है कि मांसपेशियों और हड्डियों को जोड़ता है, और लिगामेंट क्या है, लिगामेंट क्या है कि दो हड्डियों को जोड़ता है सिर्फ। यह अत्यधिक मजबूत होता है लेकिन लचीला कम होता है। ये क्या होता है कि अपेक्षाकृत तो कम मजबूत होता है लेकिन लचीला ज़्यादा होता है, फ्लेक्सिबल ज़्यादा होता है, तभी तो हम पैर आगे पीछे कर पाते हैं, नहीं तो बहुत हार्ड रहेगा तो हो नहीं पाएगा। कोलेजन, यह क्या होता है कि कोलेजन नाम का एक प्रोटीन होता है जो वाइट कलर का होता है, उससे बना हो रहता है। यह इलास्टिन्स, एलो नाम का एक प्रोटीन हो, एलो टाइप का एक प्रोटीन होता है, उससे बना होता है। लिगामेंट, अगर कभी मोच अगर पैर में आ जाता है तो लिगामेंट के हिसाब से ही मोच आता है, ठीक है। तो हम लोग 4 टाइप के टिश्यू के बारे में हम लोग इसमें पढ़ लिए। अब हम लोग देखते हैं ब्लड। ब्लड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू एंड ब्लड से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्लड 5वां नंबर पे ब्लड है, और ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू है जैसे आपने पढ़ा, और ये क्या है, तरल संयोजी ऊतक है, फ्लूइड के रूप में है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए ब्लड की मात्रा कितने होती है, ब्लड की मात्रा 5.5 लीटर होती है बॉडी में, मतलब आप पूरे बॉडी वेट का आपका 7 to 8% ब्लड होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4, हल्का क्षारीय होता है, लाइटली बेस होता है। इन फैक्चुअल चीज़ों को आप थोड़ा देख लेंगे, डिटेल में देख लेंगे, बाकी इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ ब्लड्स, यहाँ से समझने वाली चीज़ें कि ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसके घटक क्या क्या होते हैं। तो ब्लड को जब आप देखेंगे ना, तो ब्लड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तरल जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और एक कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं। अब देखिए होता क्या है, कभी आपने कोई ब्लड टेस्ट करवाया होगा, ब्लड टेस्ट करने के लिए अगर बोतल में देखा हो कि रखा होगा, तो नीचे में क्या रहता है कि ऐसे ऐसे रेड कलर का रहता है, और ऊपर में येलोस, पीला कलर का पानी जैसा दिखता है, पीला कलर का पानी जैसा दिखता है। तो जो नीचे में तो रेड रेड है मेरा, रेड रेड है, और ऊपर में जो दिखता है क्या, पानी जैसा दिखता है। तो यही जो पानी है ना, यही प्लाज्मा है, यही प्लाज्मा है, ठीक है। और नीचे जो रेड रेड दिख रहा है, ये क्या है, रक्त कोशिकाएं हैं। रक्त कोशिकाएं कितनी होती है, 45% होता है, और 55% होता है, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें थोड़ा देख लेते हैं कि तरल पदार्थ में क्या क्या रहते हैं, प्लाज्मा में क्या कर रहते हैं। तो 93% पानी ही रहते हैं इसमें, 93% H2O रहते हैं। प्रोटीन इसमें 6% रहते हैं। ये 3 प्रोटीन को थोड़ा याद रख लीजिए। एल्बुमिन जो अंडा में भी पाया जाता है, वो प्रोटीन इसमें पाया जाता है। फाइब्रिन और ग्लोबुलिन, ये 3 टाइप के प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। और बाकी जो 1% में ही CO2, बहुत सारे गैस, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम, एंटीबॉडी, साल्ट, जितना भी एक्स्ट्रा थिंग्स जो है वो सब कुछ यूरिया इस 1% में ही रहता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब रक्त कोशिकाएं के बारे में देखते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक आरबीसी को इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं, और इसमें 55 लाख पर क्यू होता है, 5.5 मिलियंस पाए जाते हैं पर की में। डब्ल्यूबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, और ये क्या है, 5 से 10,000 MMQ है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, और 2.3 लाख होते हैं। तो कोशिकाएं कितने प्रकार के हैं, डिवाइड किए गए, आरबीसी, डब्ल्यूसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को इरेथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। अब आप देखते हैं, सबसे पहला जो घटक है इसका आरबीसी के बारे में आपने देख लिया कि 5.5 मिलियन पर MMQ होता है। लाइफ स्प्लीन इसका कितना है, जीवन काल कितना है इसकी, 120 दिन का रहता है, ठीक है। निर्माण कहाँ पे होता है इसका, बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और ये रक्त प्रवाह के मुख्य रूप से आरबीसी को छान कर हटाने का स्प्लीन या प्लीहा कहता है। प्लीहा या स्प्लीन के बारे में जाने। प्लीहा और स्प्लीन क्या करता है कि जब आरबीसी 120 दिन में मर जाता है, और 1 MMQ में 55 लाख आरबीसी है, और इतनी आरबीसी मर रही है और पूरे ब्लड में है, तो उसको ब्लड के अंदर छानने का भी कोई मैकेनिज्म तो होना चाहिए। तो स्प्लीहा क्या करती है, या स्प्लीन या प्लीहा क्या करती है, इस मरे हुए आरबीसी को छानती है, ठीक है, एक छानते रहती है। तो जब मरे हुए आरबीसी को छानती है तो इसके पास तो बहुत सारे डेड आरबीसी मिल जाएंगे। इसीलिए इसी कारण इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे आरबीसी को साथ में रखा हुआ है, तो ये आरबीसी का कब्रिस्तान किया जाता है। अब देखिए, स्प्लीन या प्लीहा बहुत काम की चीज़ें हैं, इसे सिर्फ आरबीसी का कब्रिस्तान ही नहीं कहेंगे। ये क्या होता है कि अगर जब
आरबीसी को जब बहुत सारे आरबीसी को छानता है तो सिर्फ डेड आरबीसी को नहीं, बहुत मतलब कुछ सही आरबीसी को भी अपने पास रखता है, ठीक है। उस टाइम में क्या होता है कि आपातकालीन स्थिति में अचानक से कुछ एक्सीडेंट हुआ और ब्लड लॉस अगर करने लगा बहुत ज़्यादा, तो स्प्लीन से ही, प्लीहा से ही ब्लड को ये देने लगता है, जो कुछ डेड आरबीसी है और कुछ सही आरबीसी है उसको भी देने लगता है। इसीलिए आरबीसी को क्या कहते हैं, ब्लड बैंक भी कहते हैं। तो सॉरी, स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं। तो स्प्लीन को क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान। ये काम क्या करता है कि पूरे ब्लड से जो डेड आरबीसी उसको छानता है, अपने पास रखता है, और इसके कारण इसे कब्रिस्तान कहते हैं। लेकिन साथ ही साथ अच्छे ब्लड को भी रखता है, इसके वजह से ब्लड बैंक कहते हैं। और आपातकालीन स्थिति में क्या करता है, वो बॉडी को देता है। अब देखिए, आरबीसी को जब ये छानता है तो उसके बाद क्या करता है, ये लीवर को दे देता है। और लीवर क्या करती है कि लीवर इसे तोड़ मरोड़ के काम की चीज़ों को अपने पास रखती है और बाकी चीज़ों को बॉडी से बाहर कर देती है। अब देखिए, ये तो आरबीसी के बारे में बेसिक जानकारी ले ली। अब आरबीसी की संरचना के बारे में देखते हैं कि आरबीसी का स्ट्रक्चर क्या होता है। आरबीसी के बारे में आप देखें तो आरबीसी क्या होता है कि वयस्क आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ना कोशिकांग पाया जाता है। जब केंद्रक नहीं पाया जाता है, कोशिकांग नहीं पाया जाता, तो कभी कभी पूछा जाता है कि क्या आरबीसी में डीएनए होता है। तो डीएनए तो केंद्रक में ही होता है ना, न्यूक्लियस में होता है। जब न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए कहाँ से होगा, तो डीएनए भी नहीं होगा। तो आरबीसी से एक क्वेश्चन और ऐसे भी बना जाता है कि क्या डीएनए होता है आरबीसी में, तो नहीं होता है। केंद्रक होता है, नहीं होता है। कोशिकांग होता है, नहीं, ये भी अनुपस्थित होता है। तो मानव रहित सभी स्तनधारियों में आरबीसी केंद्रक विहीन होते हैं। कुछ अपवाद में है, कैमल, ऊंट के बारे में देख लें तो ऊंट के आरबीसी में केंद्रक होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि आरबीसी में, ये आरबीसी का पिक फोटो है आरबीसी। अब आरबीसी का ये डायग्राम मैं बनाया हूँ। तो आरबीसी के अंदर क्या पाए जाते हैं भाई, तो आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन की टेस्टिंग होती है वो क्या, आरबीसी का टेस्टिंग होता है। आरबीसी वो इसी को टेस्टिंग करते हैं कि कितना हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के बारे में देखते हैं। हीमोग्लोबिन मतलब हेमो आयरन, और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन बेसिकली है क्या, एक आयरन और प्रोटीन का बना हुआ है कंपाउंड। अब देखिए, जिसे हम लोग डिनोट किससे करते हैं, एचबी से करते हैं। एक चीज़ और समझ लें कि अमीनिया नामक एक रोग जो हमेशा पूछा जाता है कि अमीनिया नामक रोग, अनीमिया नामक रोग किस कारण होता है, तो आयरन की कमी के कारण होता है अनीमिया नामक रोग। लेकिन जो आयरन की जो विटामिन जो दी जाती है उसमें आप देखेंगे कि उसमें फॉलिक एसिड प्लस एफी रहता है, आयरन रहती है, ठीक है। मतलब आयरन के विटामिन में B9 और आयरन रहेगी, साथ में दिया जाएगा। सिर्फ आयरन की टैबलेट नहीं आती। आयरन की टैबलेट इसलिए नहीं आएगी कि आयरन अगर आप बॉडी में लिए और अगर फॉलिक एसिड की अगर आपकी कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है, तो बॉडी शरीर को आयरन को ऑब्जर्व ही नहीं करेगा। इसलिए फॉलिक एसिड का काम क्या है, B9 का काम क्या है कि आयरन को शरीर में इस्तेमाल करवाता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ तक हम लोग समझ गए अभी तक। अब काम की चीज़ है, यहाँ पे समझने वाली चीज़ें हैं कि एक्चुअली आरबीसी जो है हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो कैसे करता है। ये है एचबी हेमोग्लोबिन और ये है O2। जैसे लास्ट क्लास में मैंने पिछले क्लास में मैंने एक बताया था, हार्ट के बारे में बताया था। यहाँ पे लंग्स और यहाँ पे बॉडी, ठीक है। ये थोड़ा सा समझ लीजिए। हार्ट जब पंप करता है तो हेमोग्लोबिन कहाँ, एचबी क्या होता है, लंग्स में जाता है, और इधर से कहाँ आएगा, हार्ट में आएगा, और फिर 4 चैम्बर के वजह से क्या होता है कि आपका बॉडी में आता है। अब देखिए, जब हार्ट जब पंप किया, हेमोग्लोबिन यहाँ पर गया, और लंग्स क्या है, लंग्स से हम लोग O2 लेते हैं, हवा ले रहे हैं। तो जब हवा ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस ले रहे हैं, एचबी यहाँ पे गया और ऑक्सीजन के साथ जब मिक्स होता है तो एचबी प्लस O2 ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा और इस फेंस के थ्रू मेरा ये क्या बन जाएगा, HbO2। यहाँ पे बॉडी में जो आएगा ये क्या आएगा, HbO2। आप ध्यान से समझिए इसे, HbO2 आएगा। अब जब HbO2 आएगा तो बॉडी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। बॉडी को ऑक्सीजन दे देगा और फिर हेमोग्लोबिन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये साइकिल कंप्लीट होते रहेगा। यहाँ से क्या जाएगा, HB खाली जाएगा, यहाँ पे लंग से वो ऑक्सीजन को भरेगा और ऑक्सीजन से भरने के बाद फिर बॉडी को ऑक्सीजन देगा और फिर इस तरीके से साइकिल में वो काम करते रहेगा। मैंने बताया ही है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने ये चीज़ों को बता दी। अब देखिए, अभी आप यहाँ पे समझ लें कि हेमोग्लोबिन को आप एक ट्रक की तरह कह सकते हैं कि
वैसा ट्रक जो क्या करता है कि ऑक्सीजन को उठा के लाता है यहाँ पे, बॉडी को देता है, और फिर खाली ट्रक लंग्स में जाता है और फिर वहाँ से ऑक्सीजन को लेता है, ऐसे ऐसे सर्किल में चलते रहता है, ऐसे सर्किल में चलते रहता है। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन को मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हेमोग्लोबिन के कारण ही मेरे बॉडी में क्या होता है, ब्लड का पहुंचता है, सब जगह ऑक्सीजन पहुंचता है। हेमोग्लोबिन के कारण ही हमारे शरीर में सारे जगह ऑक्सीजन पहुंचता है। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने बताया Hb था, वो किसके साथ जुड़ता है, ऑक्सीजन O2 के साथ जुड़ता है, और O2 के साथ जुड़ता है तो क्या बनाता है, HbO2, जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सी होमोग्लोबिन। ये चीज़ें हो कहाँ रहा है, एट लंग्स, मैंने लिख भी दिया हूँ एट लंग्स। लंग्स में क्या हो रहा है कि O2 जुड़ रहा है, तो पहले से Hb था और फिर O2 जुड़ गया। अब देखिए ऑक्सी होमोग्लोबिन के बारे में समझे, तो ऑक्सी होमोग्लोबिन ये जो बना, HbO2 बना, ये क्या है कि बहुत परमानेंट कंपाउंड नहीं है, कंपाउंड है लेकिन परमानेंट कंपाउंड नहीं है, अस्थायी यौगिक है। तो कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि ऑक्सी होमोग्लोबिन किस तरीके के यौगिक है, अस्थायी यौगिक, अस्थायी यौगिक, इनमें से कोई नहीं, या फिर नॉन ऑफ दिस, तो क्या है, अस्थायी यौगिक। अस्थायी यौगिक किस लिए है, क्योंकि बॉडी को जब ऑक्सीजन इसे देना रहता है तो ये तो तोड़ दे रहा है ना, पट से O2 को दिया और फिर Hb निकल गया। अगर अस्थायी यौगिक रहता, अगर परमानेंट यौगिक रहता तो ये तो टूटता ही नहीं। तो हम आगे देखते हैं, इसीलिए ऑक्सी होमोग्लोबिन क्या है, अस्थायी यौगिक है। सिर्फ एक काम क्या करता है, ट्रक की तरह काम करता है। यहाँ से O2 लिया, O2 पे ऑक्सीजन ट्रक पे लोड हुआ, बॉडी को दिया, फिर खाली ट्रक घूमते रहा। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ऑक्सी होमोग्लोबिन अस्थायी यौगिक जो ऑक्सीजन के परिवहन और आपूर्ति के लिए आवश्यक है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं, अभी यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन जो है, हेमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में कैसे ले करके जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, टॉक्सिसिटी, इस गैस के बारे में, CO के बारे में आपने सुना होगा कि बहुत जहरीला गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। एक्चुअली जहरीला है कैसे, घातक है कैसे, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जहरीला कैसे है। जैसे CO, कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ अगर हम जलाते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर दहन करते हैं तो क्या बनता है, CO2 बनता है। लेकिन आप समझ लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है कि कार्बन तो है लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, तब जो गैस बनता है ना, वो क्या बनता है, CO। यह बहुत ही रिएक्टिव होता है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है। अब सपोज ध्यान में रखिए, ये सोचिए कि जब कमरा बंद करके कोई सोता है और उस कमरे में कोई आग जला के रखता है, लकड़ी या कोयला जला करके रखता है, तो क्या हो रहा है, कमरा बंद है, बाहर से तो ऑक्सीजन आ नहीं रहा है। बाहर से जब ऑक्सीजन नहीं आ रहा है तो क्या हो रही है, ऑक्सीजन की कमी तो है। आप कमरा बंद करके सो रहे हैं, आपके लिए ऑक्सीजन पर्याप्त है, आप मरेंगे नहीं उसमें। लेकिन अगर आपने उस कमरे के अंदर कोयला जला दिया, आग जला दिया, और कमरा बिल्कुल पूरी तरीके से बंद है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और ऑक्सीजन की जब कमी हो गई, तो आपको पता है कि कम ऑक्सीजन में जो जलता है तो कौन सी गैस बनती है, CO2 नहीं बनती है, फिर वो क्या बनेगी, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है ना, तो एक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अभी क्या है, ये अस्थाई यौगिक है, परमानेंट यौगिक बन जाता है। जैसे देखिए Hb हेमोग्लोबिन, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, HbCO कार्बोनॉक्सी हेमोग्लोबिन, ये क्या है, अस्थाई यौगिक। होता क्या है कि आदमी की मौत कैसे हो जाती है, आप समझ लीजिए। मैंने बताया था, ये क्या है आपका लंग्स, ये है हार्ट, और ये है बॉडी। ठीक है, जब हार्ट से बॉडी की तरफ O2 गया, हेमोग्लोबिन गया, Hb गया, और यहाँ से क्या मिल रहा है, इसे O2 मिल रहा है। यहाँ से क्या मिल गया, तो क्या बन गया, HbO2 बन गया, फिर हार्ट को गया और फिर बॉडी को आया, ऐसे। मतलब इधर वाले पोर्शन में क्या हो गया, HbO2, और इधर में सिर्फ क्या जा रहा है, Hb जा रहा है, समझने के लिए। और ऐसे ऐसे चल रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि हेमोग्लोबिन क्या कर रहा है, Hb क्या कर रहा है, एक ट्रक की तरह काम कर रहा है। ये ट्रक पे क्या कर रहा है, ट्रक को यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, और खाली ट्रक फिर बाहर जा रहा है, ट्रक से ऑक्सीजन ला रहा है, फिर बॉडी को बाहर दे रहा है। सपोज ऐसा हो जाए कि आप ट्रक पे कुछ ऐसी चीज़ें लोड कर दें कि वो ट्रक खाली ही न कर पाए, तब क्या होगा। सपोज आपके बॉडी में
100 ट्रक है, मतलब 100 हेमोग्लोबिन है, 8 ट्रक हैं, 20 ट्रक यहाँ पे पंप किया और ऑक्सीजन की कम मात्रा में ये जो ओ नहीं बना, अब ये क्या बन रहा है, सीओ बन रहा है, सीओ बन रहा है। जब सीओ बना तो अब एच बी जब यहाँ पे गया, एच बी यहाँ पे जाता है तो मेरा क्या बन जाएगा, एच बी अब प्लस सीओ, मतलब एच बी सीओ ये बन जाएगा, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बन जाएगा। एच बी सी ओ जो बनेगा ये क्या है, अस्थाई यौगिक है, ये क्या है, अस्थाई यौगिक। और जब अस्थाई यौगिक बन गया मतलब कि इधर जब आएगा, जो पहले आता था HbO2, अब ये क्या आएगा, HbCO आएगा। बॉडी में तो ये जाएगा लेकिन बॉडी को ये ऑक्सीजन दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये क्या है, अस्थाई यौगिक है, ये अस्थाई यौगिक है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ से टूट नहीं पाएगा, ऑक्सीजन यहाँ से टूट नहीं पाएगा। जब ऑक्सीजन यहाँ से टूट के नहीं निकल पाएगा तो सपोज आपका 20 ट्रक था, 20 हेमोग्लोबिन था और 20 है जो ऑक्सीजन नहीं जा पाया, नहीं इसे बॉडी को दे पाया, तो चलो ये 20 ट्रक तो आपका बेकार हो गया। वैसा चीज़ें लदा जो फिर इस पे उतर ही नहीं सकता है, फिर अनलोडेड कर ही नहीं सकता है, तो 20 ट्रक तो बेकार हो गया। फिर आपके बॉडी में कितना ट्रक बचा, टोटल 100 था तो 80 बचे, फिर 20 ट्रक गया, 20 ट्रक यहाँ पे हार्ट पंप किया, हेमोग्लोबिन ऊपर लंग्स की गया, फिर HbCO का फॉर्मेशन हुआ, फिर जब यहाँ पे आया तो फिर कितना हो गया, 40 ट्रक आपके क्या हो गए, खराब हो गए। अब कितना ट्रक बचा, 60। जब 60 ट्रक से काम चलाना पड़ा, फिर 60वां ट्रक जाता है, फिर 20 ट्रक जाता है, फिर एक ही साइकिल, फिर 60 ट्रक खराब हो गए, फिर 80 ट्रक खराब हो गए, फिर ओवरऑल टोटल 100 ट्रक ही, मतलब टोटल हेमोग्लोबिन HB था वो किसके रूप में बन गया, CO के रूप में बन गया, मतलब HbCO के रूप में कन्वर्ट हो गया, जो अस्थाई यौगिक कार्बोनैक्सी हेमोग्लोबिन के रूप में बन गया, और जिसके कारण बॉडी को क्या मिला, ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाया। तो जब बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो जो आदमी सोया हुआ है उसके क्या हो जाएगी, ऑर्गन्स फेल हो जाएगी, और जब ऑर्गन्स फेल हो जाएगी तो सोए सोए ही डेथ कर जाएगा। तो यही डिफरेंस है, कार्बन मोनोऑक्साइड को इतना जहरीला गैस क्यों बोला गया है, क्योंकि हेमोग्लोबिन के साथ एक परमानेंट यौगिक बना लेता है, जबकि ऑक्सीजन क्या है कि वो यह एक ऑक्सीजन क्या है, वो अस्थाई यौगिक बनाता है। तो यूपीएससी लेवल पे, बीपीएससी पे अभी क्वेश्चंस का अगर कॉन्सेप्चुअल तरीके से पूछे तो अगर ऐसा भी पूछ सकता है कि HbO2 और HbCO दोनों में अस्थाई यौगिक कौन है, अस्थाई यौगिक कौन है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो अपने अपने कॉन्सेप्ट पे आप क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए, अब WBC के बारे में देख लेते हैं कि WBC क्या है। WBC के बारे में देखते हैं, श्वेत रक्त कणिका, ये एक्चुअली प्रतिरक्षा प्रणाली के सैनिक इसे बोलते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली के सैनिक। WBC के बारे में आपको पता होगा कि यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है, ठीक है। नंबर्स इसके कितने हैं, 5000 से 10,000 mmQ होते हैं, ठीक है। संक्रमण के दौरान इनकी संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिसे ल्यूकोमिया या फिर रक्त कैंसर कहते हैं। अभी आपने ये भी सुना होगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन से ब्लड के कोशिकाओं के बढ़ने के कारण रक्त कैंसर होता है, तो WBC आपने पहले याद करके रखा होगा कि WBC के वजह से कैंसर होता है। अभी हम आगे देखेंगे कि क्या होता है एक्चुअली, इसका जीवन काल क्या होता है, 4 से 5 दिन का होता है। सेल को छोड़ करके ये क्या करता है कि सेल को छोड़ करके नॉन सेल के सभी को मारता है, सभी, मतलब इसके सेल के अंदर क्या होता है, जैसे आपका सेल है, सेल के अंदर एक एक ID कार्ड है जो मेरा बॉडी पहचान रहा है कि मेरे ही बॉडी का सेल है। अगर बाहर से कोई चीज़ें अगर ला रहे हैं, किसी का ब्लड डाल रहे हैं, अगर वो मैच नहीं कर पा रहा है तो वो क्या करता है, यही फाइट करता है, यही मारता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए टाइप्स ऑफ WBC, अभी WBC के बारे में सिर्फ इतना पढ़े हैं कि यह क्या है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, मतलब एक सैनिक की तरह काम करता है, फाइट करता है। अगर प्रतिरक्षा प्रणाली है तो एक तरीके के तो सैनिक होंगे नहीं, अगर ये सैनिक की तरह कार्य करता है WBC तो सैनिक एक तरीके के तो होंगे नहीं। जैसे हमारे कंट्री में ही देखे तो कंट्री में बहुत सारे सैनिक है ना, अंदर के लिए काम करने के लिए आप पुलिसिंग होते हैं, पुलिस का काम होता है, जो बॉर्डर पे हैं वो आर्मी होते हैं, BSF वाले होते हैं, लेकिन बहुत अगर गंभीर, मतलब डिवाइड किया गया है, सब सैनिक का अलग अलग काम है, तो ये भी अगर किल करता है तो इसको भी डिवाइड करने के लिए अलग अलग सैनिक का रूप में लिया गया है। अब देखिए ये इसीलिए WBC को 5 तरीके से डिवाइड किया गया है। एक है न्यूट्रोफिल,
न्यूट्रोफिल क्या है कि यह ज़्यादातर मामले में यही काम करता है, न्यूट्रोफिल ही काम करता है। ये कोशिका भक्षण होता है, रोगाणु भक्षण होता है। मतलब अगर किसी को लगा कि ये रोगाणु आ गया है तो उसको भक्षण कौन करता है? न्यूट्रोफिल करता है। ज़्यादातर मामला में यही करता है, सेल ईटिंग यही होता है। अब देखिए ईओसिनोफिल ये क्या करता है? ईओसिनोफिल, इसका नाम सिर्फ ध्यान में रखिएगा, एलर्जी का कारक होता है। अचानक से आपको अगर किसी चीज़ से एलर्जी है, किसी से जैसे डस्ट से एलर्जी है, या किसी लोग को घी से एलर्जी रहता है, घी से एलर्जी रहता है, तो जैसे ही बॉडी के अंदर आपने घी खाया, आपको या घी की सुगंध आई, आपको खांसी होने लगी। मतलब बॉडी को ऐसा लगता है कि एक वैसा चीज़ है जो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जो एलर्जी का कारक है वो एक चीज़ है, वो है। फिर बायोफिल्स क्या है? एक सहायक कोशिका, ये WBC की सहायक कोशिका के रूप में काम करती है बायोफिल्स। ठीक है, ये 3 के बारे में समझ लिए। मोनोसाइट्स के बारे में समझते हैं कि यह रोगाणु भक्षक की सर्वाधिक सक्रिय कोशिका है, बहुत एक्टिव कोशिका है। मतलब अगर देखिए सामान्य रूप से हमारे बॉडी में तो ये काम करते हैं, न्यूट्रोफिल्स काम करते हैं, लेकिन अगर कुछ बहुत तेजी से आपको बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, कुछ बाहर से आ गया, तो मोनोसाइट्स एक्टिव हो जाते हैं। फिर 5वां देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं? लिम्फोसाइट्स क्या होता है कि एंटीबॉडी का निर्माण करता है। मतलब कोई जीवाणु आ गया, कोई वायरस आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, उसकी इन्फेक्शन को किल करने के लिए एंटीबॉडी को देख करके कि ये डिजीज़ है, इस डिजीज़ को कौन से बीमारी किल करेगा, तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप में। तो वो एंटीबॉडी का निर्माण जो करता है वो कौन करता है? लिम्फोसाइट्स करता है। ठीक है, ये क्या होता है? लिम्फोसाइट विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली कि रोगाणु को पहचान करके मारता है। ठीक है, लिम्फोसाइट्स। अब देख लीजिए, लिम्फोसाइट विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है जो रोगाणुओं को पहचान कर उसके खिलाफ विशिष्ट एंटीबॉडी का निर्माण करता है। अलग टाइप के एंटीबॉडी का निर्माण करता है, पहचान करके एंटीबॉडी का निर्माण करता है, जिससे रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। एंटीबॉडी प्रोटीन के बने होते हैं जो रक्त प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक है, नोट्स। अभी देखिए होता क्या है, जैसे अभी आपने ऊपर में देखा होगा कि लिम्फोसाइट्स, ल्यूकेमिया, रक्त कैंसर, यही लिम्फोसाइट्स की अगर मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, लिम्फोसाइट्स की अगर मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ब्लड कैंसर के रूप में हो जाता है। ब्लड कैंसर, लिम्फोसाइट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो होता क्या है कि ब्लड कैंसर में क्या होता है? ब्लड कैंसर में ऐसे WBC की मात्रा ऐसे WBC की मात्रा कितने रहती है? 5000 से 10,000 mmQ रहती है। लेकिन अगर WBC की मात्रा 10 लाख होने लगे, 20 लाख होने लगे, इस तरीके से लाखों में WBC की मात्रा पहुंच जाती है। मतलब कि लिम्फोसाइट्स की बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ गई। लिम्फोसाइट्स की बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ने का कारण क्या है कि शरीर में कुछ ऐसा बाहरी बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, बाहर से कुछ वायरल इन्फेक्शन हुआ है, जिसके वजह से लिम्फोसाइट्स की संख्या बढ़ गई। और लिम्फोसाइट्स की संख्या इतनी मात्रा में बढ़ गई है, मतलब कि ब्लड में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर के रूप में कहते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनता ही नहीं है, जैसे हमारे शरीर में बनता नहीं, जैसे एड्स के केस में क्या होता है कि एड्स अगर हो गया है तो वो एंटीबॉडी बनेगा नहीं। एंटीबॉडी नहीं बनेगा तब तो मुश्किल है ना, एड्स के वायरस को तो मारा ही नहीं जा रहा है, फिर तो बहुत मुश्किल होता है। एड्स का एंटीबॉडी इसलिए नहीं बनता है कि ये बहुत जल्दी अपना पहचान बनाता है और बॉडी नहीं बना पाता है एंटीबॉडी। अब देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में देखते हैं कि इसका जीवन काल कितना होता है, 1 से 2 वीक के बीच में होता है। कार्य के बारे में देखते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स काम क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग के काम करता है। 2 से 3 लाख के बीच में रहता है। यह घाव होने की स्थिति में क्या करता है? रक्त की थक्का जमा करके रोक देता है। यह प्रतिक्रिया 3 से 5 मिनट के अंदर होती है। रक्त की थक्का जमने की प्रवृत्ति चलिए आगे देखते हैं। जब रक्त स्कंदन की प्रवृत्ति कम होने पर अंदरूनी रक्तस्राव हो सकता है। देखिए रक्त का थक्का अगर जम गया तभी भी आदमी की मृत्यु हो सकती है, और रक्त का थक्का बिल्कुल काफ़ी नहीं जम रहा है तभी भी आदमी की डेथ हो सकती है, क्योंकि इंटरनली ऑर्गन्स में रक्त का स्राव हो जाएगा और उससे डेथ हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग को एक संतुलन अवस्था में बनाए रहना चाहिए, और शरीर में 2 प्रकार के कारक पाए जाते हैं इसको एक संतुलित
अवस्था बनाने के लिए। एक ब्लड क्लॉटिंग का फैक्टर क्या होता है, प्लेटलेट्स, जैसे अभी आपने पढ़ा। इसमें क्या, कैल्शियम आयंस, विटामिन के, थ्रैम्पोसाइट्स, इस तरीके के फैब्रिन, इस तरीके के प्रोटीन पाए जाते हैं। और एंटीबॉडी क्लॉटिंग, जो क्लॉटिंग को जो एंटीबॉडी क्लॉटिंग, जो क्लॉटिंग करने में सहायक नहीं होती है, वो क्या कहती हैं, वो इरोडियम, एक जोंक से ये बनती है। हेप्रिन, हेप्रिन एक प्रोटीन होती है, इसके वजह से क्या होता है कि क्लॉटिंग ज़्यादा मात्रा में ना हो जाए, ये हेप्रिन नामक प्रोटीन से बनी होती है। बस यही चीज़ है इसमें प्लेटलेट्स में। अब देखिए हीमोफीलिया, हीमोफीलिया के बारे में देख लीजिए कि हीमोफीलिया एक बीमारी का नाम है और क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी आनुवांशिक बीमारी है, तो हीमोफीलिया है। यह क्या है, एक आनुवांशिक रोग है जिससे ग्रस्त व्यक्ति को शरीर में रक्त स्कंदन नहीं होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता। इस रोग के उत्तरदायी गुण एक्स पे पाए जाते हैं। ये समझने वाली चीज़ है कि उत्तरदायी गुण एक्स पे पाए जाते हैं। और ये जो हेमोफीलिया है आनुवांशिक रोग है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते रहती है, आते रहती हैं। अब देखिए महिलाएं सामान्यतः इस रोग के वाहक होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से रोग में महिलाएं वाहक होती हैं, तो हेमोफीलिया में वाहक होते हैं। और पुरुष इस रोग से प्रभावित होते हैं। अब देखिए एक्स लिंक्ड, इसे एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड रोग भी कहते हैं। जैसे एक्स गुण उत्तरदायी होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। अब आप इसको देखें, एक्स एक्स, अगर दो क्रोमोजोम है, दोनों एक्स एक्स का है, तो क्या है, ए है, क्या है, नॉन डिजीज, और ए फीमेल है, महिला है। क्यों है, हम लोग देखते हैं। एच और वाई है, एच और वाई है, ए क्या है, पुरुष के लिए है, एच है और वाई है, ए पुरुष के लिए है, मेल के लिए ए डिजीज है। और एच एक्स और एक्स है, ए भी डिजीज है, ए क्या है, फीमेल है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, ए एक्स है, ए एक्स है, एक्स और एक्स क्रोमोजोम जब दोनों मिले तो क्या हो जाएगा, ये फीमेल बनेंगे। और एक्स और एक्स और वाई जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं, मेल बनते हैं। अब समझ लीजिए, सपोज यहाँ पे तो मैंने कहा कि एक्स और एक्स ए क्या है, वाहक हैं, बट इनमें डिजीज नहीं है। ये फीमेल ही हैं, ये महिलाएं ही हैं, लेकिन इनके अंदर रोग बढ़ाने की तो प्रवृत्ति है, लेकिन ए खुद बीमार नहीं है। ऐसा क्यों, ए एक्स और वाई इसके अंदर डिजीज तो है, मेल हैं, ए डिजीज हैं, और एक्स और एक्स ए डिजीज भी हैं और फैला भी सकते हैं। अब देखिए क्या होता है इसमें हेमोफीलिया में। यहाँ पे आप देखिए, ये क्या है, एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्या है, एक्स। सपोज किसी के पास दो पेन है और दोनों रेड पेन है, और उसे रेड पेन से ही लिखना है। तो फीमेल के साथ ऐसे ही है, फीमेल के साथ ही दो पेन है, टू पेन है, और दोनों पेन क्या है, दोनों पेन रेड है और रेड से ही लिखना है। सपोज एक पेन में खराबी आ गई, रेड से उसे लिखना, ये नहीं कि कौन सा पेन से लिखे, उससे कोई मतलब नहीं। एक पेन में खराबी हो गई, एक पेन में क्या हो गया, हेमोफीलिया आ गया। जब एक पेन में हेमोफीलिया आ गया तो क्या करेगी, वो इस पेन को छोड़ देगी, या एक पेन अगर खराब हो गया तो इस पेन को छोड़ देगी और क्या करेगी, इस जो ठीक ठाक पेन है उससे अपना काम चला लेगी। जिसके वजह से क्या होता है कि उसमें डिजीज नहीं होते, उस महिलाएं में डिजीज तो नहीं होती है, बट उसके अंदर एक क्रोमोसोम तो पाया जा रहा है ना, एक उसके गुण तो है कि वो उसके अंदर हेमोफीलिया का एक तो है, वो वाहक तो कर सकती है। अब देखिए पुरुषों के साथ क्या होता है कि इनके पास दो पेन से अगर लिखना है, एक्स और वाई है, एक रेड और ब्लू, दोनों से लिखना कंपलसरी है, ठीक है। इनके साथ तो दोनों रेड ही था, तो किसी से भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके साथ क्या है कि एक है रेड है और एक क्या है, ब्लू है या ब्लैक है। अगर रेड पेन पे हेमोफीलिया है तो क्या हो जाएगा, इनके साथ तो डिजीज हो जाएगा फिर, क्योंकि इनको तो दोनों से काम देखना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, इस फीमेल को देखिए, इनके पास क्या है, एच है और एच है, दोनों पे क्या है, इस पे हेमोफीलिया है, तो ए डिजीज के रूप में रहेंगे। तो इसी तरीके से काम करता है। जैसे अब देखिए डिजीज के रूप में, ए अगर डिजीज है, इनके पास डिजीज है, चलो टॉपिक को देखें, इसे अगर ए मेल है और इसे डिजीज है, और ए नॉर्मल है, ए फीमेल है, इसे क्या है, डिजीज नहीं है। ए डिजीज है तो एक्स एच और ए वाई रहेगा। एक्स जब टूटेगा, जब मियोसिस होता है, मियोसिस आगे वाला, जब सेल डीएनए माइटोसिस मियोसिस जब हम लोग देखेंगे आगे वाले टॉपिक में, तो और आपको क्लियरली समझ में आएगा। इसमें बस आप इतना समझ लें कि मियोसिस है, जो मियोसिस से प्रजनन
प्रजनन गुणसूत्र है और ये सेल डिवीजन में काम करता है। तो जब सेल का डिवीजन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स एच और एक्स वाई, क्योंकि इसके पास दो ही हैं, एक्स एच और एक्स वाई। इसके पास क्या है, इसके पास एक्स एक्स ही है, एक्स है और एक एक्स है, तो कोई मतलब नहीं, एक्स ही। अगर एक फीमेल जो अपना एक और एक क्या है स्पर्म, अगर दोनों देता है तो एक्स एच और इधर से क्या आएगा एक्स एक्स एक्स, ये क्या हो गया एक्स और ये क्या हो गया एक्स। ये जो फॉर्मेशन बनेगा एक्स एक्स जब बनता है तो क्या बनेगी, फीमेल बनेगी, महिलाएं बनेगी। और एक क्या है वाई है और इधर भी क्या है एक्स है, तो वाई और एक्स जब बनेगा तो क्या बनेगा, मेल बनेगा। अभी आप अब देखेंगे एक्स और वाई जब बनेगा तो क्या बनेगा, मेल बनेगा। तो यहाँ पे तो देख रहे हैं, यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, तो फीमेल बन गई। और ये इस पे क्या है, हीमोफीलिया है, एक का जो एक तो डिफेक्टेड है, लेकिन ये जो महिलाएं होगी, ये जो फीमेल होगी, उसे तो इस जनरेशन में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, पता भी नहीं रहेगा कि उसे हीमोफीलिया है, उसे कोई बीमारी है, क्योंकि उसके पास दो क्रोमोजोम है जिसमें एक्स एक्स से वो काम कर लेगी, उसको तो रेड ही लिखना है तो एक्स से वो काम कर लेगी। और इसमें मेल का तो हुआ नहीं तो ये बच गया, मतलब इस जनरेशन में जो फर्स्ट जनरेशन होता है उसमें नहीं होगा, सेकंड एक जनरेशन गैप के बाद। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे तो हेमोफीलिया है, इस जो फीमेल है इसके पास तो हेमोफीलिया है, बस ये डिजीज नहीं है, बीमार नहीं है। अब देखिए ये कैरीज कैसे करती है, वाहक कैसे होती है। अब देखिए इसका जब म्योसिस जब होता है, म्योसिस जब होगा तो क्या होगा, एक्स एच होगा और एक्स वाई होगा, इधर क्या होगा एक्स 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 होगा और एक्स वाई होगा, ठीक। जब ये मेल है, ये क्या है आपका मेल है, सॉरी ये फीमेल है, ये फीमेल है ना, ये फीमेल है और ये मेल है। जब फीमेल अपना एक एग यहाँ दी और एक मेल अपना स्पर्म यहाँ पे दिया और एक्स मिला तो ये क्या बन गया, मेल, सॉरी फीमेल। और ए एक्स और इसका एक्स तो ये क्या बनी, एफ। ए एक्स यहाँ से ए एक्स गया और यहाँ से एक वाई आया तो क्या बनाया, मेल। यहाँ से एक्स गया और यहाँ से एक्स गया तो क्या बनाया, मेल, फीमेल बना। अब देखिए यहाँ पे ये किसको ऐसे बना सकते हैं, एक्स एच एक्स वाई, ऐसे भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया ए एच एक्स एच और वाई। ये जो फीमेल है ये अपना एक दी यहाँ पे एक्स एच और ए मेल है, ये जो मेल है ए जो इसका वाई आया तो एक्स एच। क्या ए जो बनेगा मेल बनेगा ए हेमोफीलिया होगा कि नहीं, क्योंकि इस ए मेल है और इसके एक्स क्रोमोजोम पे क्या है एच है, तो ये क्या हो जाएगा, डिजीज युक्त होगा। लेकिन ये तो फीमेल बनी, लेकिन इसके पास दो है तो क्या आ गया, ये नहीं होगी, ये बिल्कुल नहीं है और ये भी नहीं है। तो इसमें जनरली क्या आपको देखने को मिला, दो चीज़ें कि महिलाएं क्या है यहाँ से वाहक है, पुरुष इसको वाहक नहीं कर रहा, महिलाएं वाहक कर रही है, और ज़्यादातर क्या होगी पुरुषों को ये देखने में मिलेगा, ठीक है। और एक एक जनरेशन गैप के कारण, एक एक जनरेशन गैप पे ये होता है। अब देखिए ये रोग समान एक पीढ़ी के अंतर पे पैदा हो जाता है, जिसे स्कीप जनरेशन कहते हैं, ठीक है। इसे रॉयल डिजीज भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में वहाँ में हो गया था। अब देखिए कलर ब्लाइंडनेस भी इसी प्रकार के रोग है, जिसके उत्तरदायी गुणसूत्र क्या हैं, एक्स हैं। इस रोग में व्यक्ति को लाल और हरे रंग की पहचान करने की क्षमता खो देती है, पुरुषों इससे अत्यधिक प्रभावित होती हैं। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड ग्रुप, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लड ग्रुप के बारे में देखते हैं कि ब्लड ग्रुप है क्या। ब्लड ग्रुप को दो तरीके से डिवाइड के, पहले एबीओ सिस्टम के बारे में समझिए कि एबीओ सिस्टम क्या है। एबीओ सिस्टम, एबीओ का मतलब ए बी और ओ। एक्चुअली क्या था, जब आरबीसी को देखा गया, आरबीसी को, तो आरबीसी के ऊपर में एक एंटीजन पाया गया ए। कुछ लोग के आरबीसी के ऊपर में देखा गया तो उस पर देखा गया कि बी टाइप की एंटीजन पाया गया, मतलब आप इसे ये समझ लीजिए कि बी टाइप का एंटीजन मतलब बी टाइप की कोई आइडेंटिटी कार्ड इसको ऊपर था। और एक किसी और व्यक्ति में देखा गया तो आरबीसी के ऊपर
क्या गया, ए और बी दोनों टाइप के एंटीजन पाए गए, मतलब दोनों टाइप को मिक्स करके उस पर पाया गया, तो इसे ए बी नाम दिया गया। कुछ लोग में पाया गया पाया गया कि इसके आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं, कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसे ओ दिया गया। अब यहाँ पे समझ लीजिए 4 टाइप के एबीओ सिस्टम बने। एबीओ सिस्टम के अंतर्गत क्या हुआ कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के ऊपर क्या हो गया कि एक एंटीजन पाया गया, एक प्रतिजन इसको बोलते हैं, एंटीजन को प्रतिजन बोलते हैं, एक प्रोटीन पाया गया। तो इस वाले ब्लड ग्रुप के लोगों को ए ब्लड ग्रुप नाम दिया गया। कुछ लोगों आरबीसी के ऊपर में जो ब्लड ग्रुप था उसको, उसके ऊपर बी नाम के एक एंटीजन पाया गया, तो इसे क्या नाम दिया गया, बी ब्लड ग्रुप नाम दिया गया। और कुछ लोगों के आरबीसी के ऊपर में क्या गया, ए और बी दोनों टाइप के एंटीजन पाए गए, तो इसे ए बी नाम दिया। और कुछ लोग के साथ कोई भी एंटीजन नहीं पाया गया, तो क्या नाम दिया गया, ओ। तो एंटीजन के बारे में समझ गए। एबीओ सिस्टम के अंतर्गत रक्त वर्ग का निर्धारण एबीसी पर पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर किया जाता है। मतलब अगर पूछा जाए आपसे कि ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन सा होगा, तो ए होगा। बी ब्लड ग्रुप में ए ब्लड ग्रुप का एंटीजन कौन सा होगा, तो ए होगा। बी ब्लड ग्रुप का एंटीजन कौन होगा, तो बी होगा। ए बी ब्लड ग्रुप का एंटीजन कौन होगा, तो ए बी होगा। और ओ ब्लड ग्रुप का एंटीजन कौन होगा, तो ओ होगा, मतलब 0 होगा। अब देखिए एक डायग्राम से आप समझिए, अच्छे से थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने ब्लड ग्रुप लिखा हूँ, यहाँ पे एंटीजन लिखा हूँ, यहाँ पे एंटीबॉडी लिखा हूँ, यहाँ पे डोनेट और यहाँ पे एक्सेप्ट करने वाली चीज़ें लिखा हूँ। ब्लड ग्रुप में देखते हैं ए बी और क्या होता है, ओ। यहाँ तक आपने समझ लिया होगा कि ए ब्लड ग्रुप मतलब ए टाइप के प्रोटीन इस पे पाए गए हैं, मतलब ए टाइप के एंटीजन पाए। बी ब्लड ग्रुप मतलब बी टाइप के प्रोटीन पाए गए हैं। और ए बी मतलब दोनों टाइप के प्रोटीन पाए गए हैं। और ओ मतलब इसमें किसी तरीके के भी एंटीजन नहीं पाए गए हैं, इसलिए इसे यहाँ पे नील कर दिया गया है। अब देख लीजिए एंटीजन समझ में आ गया कि एंटीजन कुछ नहीं है, एंटीजन आरबीसी के ऊपर में पाए जाने वाले एक प्रोटीन है जिसे आप आइडेंटिटी कार्ड भी कह सकते हैं। तो ए ब्लड ग्रुप का आईडी कार्ड क्या हो गया, ए बी ब्लड ग्रुप का आईडी कार्ड बी हो गया, और ए बी ब्लड ग्रुप के आईडी कार्ड ए और बी हो गए। ओ ब्लड ग्रुप का आईडी कार्ड बिल्कुल नील हो गया। अब एंटीबॉडी के बारे में देखते हैं कि एंटीबॉडी है क्या। एंटीबॉडी के बारे में समझें, एंटीबॉडी क्या है। एंटीबॉडी से ही मतलब आपको समझ रहा है कि ए बॉडी का एंटी मतलब ऐसा, मतलब वो चीज़ है जो हम एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे मेरा बॉडी से। तो ए जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है ना, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, जिसका एंटीजन ए है, तो वो किसके लिए एंटी बनाएगा, किसके लिए बम या तोप बनाएगा। अगर कुछ बनाना रहेगा तो किसके लिए, अब खुद के लिए तो नहीं बनाएगा, वो दूसरों के लिए बनाएगा, बी के लिए बनाएगा। मतलब सपोज इंडिया का अगर एंटी कंट्री कौन है, पाकिस्तान, तो वो जब भी बनाएगा तो पाकिस्तान के लिए बनाएगा, बी के लिए बनाएगा। अब देख लिए बी है वो पाकिस्तान, बी है जो पाकिस्तान अगर सपोज है, तो वो किसके लिए बनाएगा, वो ए के लिए बनाएगा, खुद के लिए तो बनाएगा नहीं। तो एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी वही है जो खुद को छोड़ करके दूसरों को किल करने के लिए बनाता है। अब देखिए ए बी किसके लिए बनाएगा, ए बी इसके लिए, ए बी किसके लिए बनाएगा, ए बी का एंटीबॉडी क्या हो सकता है, ए अगर बनाएगा तो खुद ही मार लेगा, बी अगर बनाएगा अगर एंटीबॉडी तो फिर वो उसमें भी ये खुद ही मार लेगा। तो ये तो इसके साथ समस्या है कि किसी को नहीं बना सकता, किसी के लिए नहीं बना सकता है। सपोज ए एंटीबॉडी अगर ए बना ले तो ए तो इसके अंदर भी तो है ना एक प्रोटीन, जैसे अभी आपने समझा कि ए बी ब्लड ग्रुप के ऊपर क्या होता है, ए बी ब्लड ग्रुप के ऊपर क्या होता है, एक ए वाला भी एंटीजन होता है और बी वाला भी एंटीजन होता है। तो अगर ए बी ब्लड ग्रुप वाले अगर ए एंटीबॉडी बनाता है तो खुद को मार लेगा, तो नहीं बनाएगा। बी अगर बी बनाता है तो बी भी है इसके अंदर, तो एक खुद को भी मार लेगा। तो इसलिए ना ए बनाएगा और ना ए बी बनाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नील, किसी के लिए नहीं बनाएगा। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, ओ के ऊपर में क्या है, कोई भी एंटीजन नहीं है, कोई भी एंटीजन नहीं है। जब ओ के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है तो ये क्या करेगा, ये तो ए के लिए भी बना सकता है एंटीबॉडी मारने के लिए और बी के लिए भी बना सकता है। जब इसके पास कोई भी एंटीजन है ही नहीं तो किसके लिए बना सकता है, ए के लिए भी बनाएगा और बी के लिए भी बनाएगा। तो अभी मुझे लगता है कि अभी आप समझ गए होंगे कि एंटीबॉडी क्या है, एंटीजन क्या है। फिर से एक बार समझिए, एंटीबॉडी क्या है,
एंटीजन क्या है? आरबीसी के ऊपर पाया जाने वाला स्पेसिफिक प्रोटीन, उसके क्या कहते हैं? एंटीबॉडी, एंटीजन कहते हैं। आरबीसी के ऊपर में पाए जाने वाले प्रोटीन को एंटीजन कहते हैं, और ये इसका आइडेंटिटी कार्ड हो गया। फिर में क्या हो गया? आरबीसी के ऊपर इसमें ए ब्लड ग्रुप वाले में क्या होता है कि ए एंटीजन पाए जाते हैं, बी में कौन सा एंटीजन पाए जाते हैं? बी पाए जाते हैं, और ए बी में क्या जाते हैं? और ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, और ओ में क्या? बिल्कुल नील एंटीजन पाए जाते हैं। एंटीबॉडी क्या करेगा? एंटीबॉडी अपने प्रतिरक्षा के लिए, मतलब अपने बॉडी को रक्षा करने के लिए दूसरा को इसमें घुस न जाए, इसीलिए ये बनाती है। तो ये किस लिए बनाएगी? बी के लिए बनाएगी, क्योंकि ए के लिए तो बना नहीं सकती है। ए के लिए अगर एंटीबॉडी बनाए तो ये अपने ही ब्लड आरबीसी को मार देगी, तो ये बी के लिए बनाएगी। बी किसके लिए बनाएगी? ए के लिए बनाएगी। और ए और बी में तो दोनों के लिए है, तो ना ही ये ए बना सकती है और ना ही बी के लिए बना सकती है। ओ में क्या है कि कुछ भी नहीं है, तो ए और बी दोनों के लिए बना सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे कौन किसको दे सकता है ब्लड, कौन किससे ले सकता है, इसको समझ लीजिए यहाँ पे। अब देखिए, डोनेट टू, ए किसको किसको दे सकता है? ए किसको किसको दे सकता है? अब देखिए, ए उसी को दे सकता है, ए है तो ए वाले ब्लड ग्रुप उसी को दे सकता है जिसमें ए है। बी वाले को तो देगा नहीं, क्योंकि बी वाले तो ऑलरेडी एक के लिए एंटीबॉडी बना के बैठा है, बी को तो देगा नहीं। और ओ को भी नहीं देगा, क्योंकि ओ वाला है तो दो ए और बी दोनों के लिए मतलब मिसाइल तैयार करके रखा हुआ है। तो ए देगा किसको? ए तो एक ए को खुद को देगा। और किसको दे सकता है? ए बी को दे सकता है, क्योंकि ए बी के पास क्या है कि ए और बी दोनों के लिए है, ए और बी दोनों के लिए घर बना हुआ है, तो ए बी को दे सकता है। बी किसके लिए दे सकता है? बी उसके लिए दे सकता है, एक तो बी के लिए दे ही सकता है, और दूसरा हम ए बी के लिए दे सकता है। सपोज आप ऐसे समझ लें कि एक घर है, एक घर है और एक दो घर है। इसमें एक बी शेप का आकार का बना हुआ है, एक ए शेप का आकार का बना हुआ है, और बी का बना हुआ है। तो जो बी है वो क्या कर सकता है? बी है जो इस वाले शेप में भी आ सकता है, इस वाले शेप में भी आ सकता है, और ए बी है तो ए बी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और ए बी, यहाँ पे अगर हम लोग ए बी के बारे में देखें तो ए बी क्या कर सकता है? ए बी का एंटीबॉडी क्या है? बिल्कुल नील है। ए बी का एंटीबॉडी क्या है? बिल्कुल नील है। तो ये क्या कर सकता है? ए बी जो है, ए बी है जो खुद से तो खुद को ही डोनेट कर पाएगा। और देखिए, एक्सेप्ट ले किसको पाएगा? अबे ओ को देख लेते हैं। ओ का एंटीजन नील है, इसका एंटीबॉडी क्या है? ए और बी दोनों है। तो ए क्या कर सकता है? डोनेट टू, ए दे किसको किसको सकता है? ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को दे सकता है। क्योंकि ये देगा, इसके पास तो कुछ है ही नहीं ना। ए तो बिल्कुल एक पानी की तरह है, ओ है बिल्कुल समझ लीजिए एक पानी की तरह। तो ये पानी की तरह है, तो ए में भी कुछ जब है ही नहीं तो इसी के जैसा लगेगा। बी में भी ये दे सकता है, क्योंकि ओ है जो सब में कॉमन है, ठीक है। ए है जो सिर्फ ए बी में कॉमन है, बी है जो सिर्फ ए बी में कॉमन है, ठीक है। अब देख लीजिए, एक्सेप्ट किससे किससे ले सकता है? किससे ले सकता है? ए किससे ले सकता है? ए सिर्फ ए से ले सकता है, देखिए एंटीबॉडी जिसका बना हुआ है सिर्फ उसको छोड़ करके ले सकता है। ए से ले सकता है, ओ से ले सकता है। अब पूछे कि ए बी से क्यों नहीं ले सकता है? तो ए बी से इसलिए नहीं ले सकता है कि ए बी जैसे ही जाएगा इसके अंदर, एंटीबॉडी क्या बना कर रखा है? बी के विरुद्ध। तो ए बी जब आएगा तो ए अकेले तो आएगा नहीं ना, ए और बी दोनों को साथ में लाएगा तो फाइट होने लगेगा। तो इसीलिए सिर्फ ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। बी के साथ भी वही है। बी का एंटीबॉडी क्या है आपका? बी का एंटीबॉडी है ए, मतलब कि ए से नहीं ले सकता है, बाकी सबसे ले सकता। अब देख लीजिए, ए एक्सेप्ट किससे कर सकता है? बी से तो ले ही सकता है, आराम से ले सकता है, क्योंकि बी तो है ही। ओ से भी ले सकता है, क्योंकि ओ पे कुछ नहीं है। इस ए बी से नहीं ले सकता है, बशर्ते कि इसके पास बी है फिर भी नहीं ले, क्योंकि ए बी से जैसे ही लेगा तो ए बी को तो साथ में लेकर के आएगा, ए भी इसके साथ आएगा।
तो एक ए के साथ तो एंटीबॉडी बना के रखा है तो फाइट करने लगेगा। अब ए बी के बारे में देखते हैं, तो ए बी ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, खुद अपने से तो ले ही सकता है, और ए से भी ले सकता है, जीरो से भी ले सकता है। और ए नील, इसके बारे में देखते हैं, ओ ब्लड ग्रुप के बारे में देखते हैं, तो ये क्या कर सकता है, किसी से नहीं ले सकता है, क्योंकि इसके पास तो कुछ है ही नहीं, ये तो सबके लिए। ये तो एंटीबॉडी जो ए और बी दोनों के लिए बना के रखा है, तो अगर ए आता है उसको भी फाइट करेगा, बी आएगा उसको भी फाइट करेगा, ए बी आएगा तो उसको भी फाइट करेगा, तो किसी से भी नहीं ले सकता है। अब यही है, यहाँ तक हम लोग समझ गए कि एंटीबॉडीज क्या है, ब्लड ग्रुप। अब देखते हैं आरएच सिस्टम। आरएच सिस्टम क्या है, इसकी खोज कौन किए थे। अब देखिए यहाँ पे आरएच सिस्टम के बारे में अगर देखें, किसकी खोज कौन किए थे, तो कार्ल डेडस्टीन तथा वीनर ने इसे खोज किए थे। एरेसस नामक एक मंकी पे पाया गया था। एक्चुअली क्या था कि एबीओ सिस्टम तो हो गया, एबीओ सिस्टम तो हो गया, उसके साथ साथ ए ब्लड ग्रुप पे कौन सा एंटीजन पाया जा रहा है, ए बी पे कौन सा बी, और ए बी पे कौन सा ए बी पाया जा रहा है, और ओ पे कुछ नहीं। लेकिन कुछ देखा गया कि इसके अलावा भी कुछ पाया गया, वो क्या, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, आरएच सिस्टम। रिसेस नामक एक मंकी था, उसके ब्लड ग्रुप के प्रोटीन में उसके आरबीसी पे कुछ पाया गया, इसीलिए उसका नाम आरएच सिस्टम से दिया गया है। ठीक है, तो एबीओ के अलावा भी आरएच पाया गया। अब देखिए इसमें क्या था कि आरएच नामक जो एंटीजन जिस पे पाया गया उसे पॉजिटिव कहा गया, और जिस पे आरबीसी के ऊपर आरएच नामक एंटीजन नहीं पाया गया, आरएच नामक एंटीजन नहीं पाया गया, उसे आरएच नेगेटिव कहा गया। अब देख लीजिए यहाँ पे समझ लीजिए आरबीसी तो पहले से था, इस पे कौन सा था, ए ब्लड ग्रुप एंटीजन, और साथ में एक आरएच पाया गया, तो ए को क्या बोल लेंगे, ए पॉजिटिव बोल लेंगे। सिर्फ अगर ए पाया गया, आरएच नहीं पाया गया, आरएच यहाँ पे नहीं है, तो क्या बोलेंगे, ए नेगेटिव बोलेंगे। अगर ए बी था, इसके ऊपर क्या था, आरएच था, ए बी पॉजिटिव बोलेंगे। ए बी था, इसके ऊपर आरबीसी था, ना ए ना बी था, और सिर्फ आरएच था, तो ओ पॉजिटिव बोलेंगे। आरबीसी था, कुछ भी नहीं था, तो क्या हो गया, वो नेगेटिव बोलेंगे। अब समझ गए होंगे कि नेगेटिव। अब देखिए डोनर और एक्सेप्टर के बारे में, आरएच नेगेटिव और आरएच नेगेटिव खूब आराम से दे सकता है, धूमधाम से। आरएच नेगेटिव आरएच पॉजिटिव को खूब दे सकता है, क्योंकि देखिए आरएच तो उसे बोल रहे हैं ना कि ठीक है, ये बॉक्स है, सपोज आपके पास घर था, आपके पास ऐसे समझें कि वैसा कलर है, आपके पास कलर है, आपके पास कलर है, एक रेड कलर है, एक ब्लू कलर है, ब्लू कलर है, और एक आदमी है जिसके पास सिर्फ रेड कलर है, और आपके पास रेड और ब्लू दोनों है, रेड और ब्लू दोनों है, और उसके पास सिर्फ रेड है, तो क्या करेगा वो अगर आपसे मिलना चाहेगा तो रेड भी मिल जाएगा आराम से। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ पे भी होते हैं। इसके पास भी अगर रेड कलर है और इसके पास भी रेड है, तो क्या हो गया, दोनों मिल गया। अब आर एच प्लस के पास सपोज रेड है और क्या है, ब्लू है, तो रेड वाला भी आराम से इसमें मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर रेड है और इधर भी रेड है तो कुछ बात ही नहीं। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि रेड है और ब्लू है, रेड है प्लस ब्लू है, मतलब प्लस है तो ब्लू है, और आर एच माइनस यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ रेड है। अब इस बंडल को यहाँ पे मिलाना होगा, तब तो दिक्कत होगी, क्योंकि इसके पास तो नहीं है ना, इसके पास तो रेड नहीं है, तो इसमें तो ये पूरे मिक्स नहीं हो पाएगा, ब्लू दिखने लगेगा, तो एक गड़बड़ हो जाएगी। सेम यही हो गया कि पॉजिटिव वाले नेगेटिव में नहीं जा सकता हम। अब देखिए कारक क्या है कि अगर RH माइनस व्यक्ति को पहली बार RH रख दिया जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी, लेकिन उस व्यक्ति के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि देखिए लेकिन यदि उस व्यक्ति को दोबारा RH रख दिया जाए तो एंटीबॉडी रिएक्शन के फलस्वरूप रक्त के थक्के जमने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। होता क्या है कि देखिए पहली बार अगर ये तो नहीं होगा, ये तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगर ए पॉजिटिव अगर किसी बॉडी का किसी आदमी का ब्लड ग्रुप है और ए नेगेटिव में अगर उसे दे दिया जाए ए नेगेटिव में अगर उसे देते हैं तो क्या हो जाएगा। इसके लिए तो जो पॉजिटिव है RH फैक्टर जो अभी आपने देखा वो तो नई चीज़ें हैं। अब नई चीज़ें हैं तो क्या करेगा, ये एंटीबॉडी बनाएगा, और जब एंटीबॉडी बना लेगा तो पहली बार में तो एंटीबॉडी बनाते बनाते क्या हो जाएगा कि चीज़ें इतना इसमें घुल मिल जाएगा कि ये
संभाल लेगा। लेकिन ऑलरेडी अब शारीरिक रूप से तो उस व्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन रासायनिक स्तर पे उस व्यक्ति में, उसके ब्लड में एक एंटीबॉडी बन चुका है। और किसके खिलाफ एंटीबॉडी बन चुका है? वो RH के खिलाफ, पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी बन चुका है। तो जब दोबारा जैसे ही ब्लड जाता है तो एंटीबॉडी तो इसके शरीर में बना हुआ है। एंटीबॉडी जब इसके शरीर में बना हुआ है तो होगा क्या कि आने के बाद फिर से फाइट शुरू हो जाएगा। और फाइट शुरू होने के बाद क्या हो जाएगा कि रक्त के थक्के जम जाएंगे और मर जाएगा। ये इसलिए होता है कि देखिए, एबीओ प्रणाली के विपरीत RH प्रणाली में जन्म के साथ एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। एबीओ सिस्टम में क्या होता है कि जन्म के साथ ही एंटीबॉडी रहता है, लेकिन इसमें जन्म के साथ एंटीबॉडी नहीं रहता है नेगेटिव RH सिस्टम में। इसी कारण एक बार अगर ब्लड देता है तब तो बच जाता है। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन है यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर वो कौन है जो सबको दे सकता है? सबको दे सकता है मतलब ब्लड दे सकता है। इसका मतलब क्या है कि उसके पास बहुत कम है, मतलब वो सबके लिए एक्सेप्टेबल है। तो एक नेगेटिव वाला दे सकता है, पॉजिटिव वाला तो नहीं दे सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा होगा? ये हो गया। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा होगा? ये भी पॉजिटिव होगा। ये इसलिए होगा कि इसमें ए वाला भी ए से भी ले लेगा, ऑलरेडी ए का कंपोजिशन है, बी से भी ले लेगा, ए पॉजिटिव से भी ले लेगा, ए नेगेटिव से भी ले लेगा, बी पॉजिटिव से भी ले लेगा और बी नेगेटिव से ले लेगा, क्योंकि इसमें एवरीथिंग है, सब कुछ है। ठीक है, अब देख लिए एक फॉर्मेशन आता है कि विवाह के लिए अयोग्य जोड़ा। विवाह के लिए अयोग्य जोड़ा, इसको समझ लीजिए। एक RH नेगेटिव है, RH नेगेटिव, ये आपको पता है कि ए क्या है? एक्सेप्ट हो जाएगा। RH नेगेटिव है, RH पॉजिटिव है, ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने ये बताया कि ए RH पॉजिटिव, जैसे ऐसे आप देख लीजिए, RH पॉजिटिव का मतलब रेड प्लस ब्लू कलर, और RH समझाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, और RH का मतलब सिर्फ रेड। तो देख लीजिए, और एक बॉक्स में रखा हुआ, बॉक्स में रखा हूँ। क्या रेड वाले कलर को अगर इसमें डालेंगे तो क्या रेड तो पहले से ही था इसमें, तो मिल जाएगा, और ब्लू है फिर भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका कलर को अगर इसमें डालेंगे तो ये तो रेड था, ब्लू तो एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो ये जो डब्बा है इसमें तो ले रहे ब्लू कहाँ से आ गया? सेम ऐसे ही हुआ, ये नेगेटिव है मतलब कि ये सिर्फ रेड है, और इसमें क्या पॉजिटिव है, R प्लस रेड प्लस ब्लू दोनों है, तो क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। ए नेगेटिव था मतलब ए भी रेड था, ए भी रेड था, ए भी एक्सेप्ट हो गया। अब देखिए, ए पॉजिटिव था, ए भी पॉजिटिव था, एक्सेप्ट हो गया। अब RH प्लस और RH माइनस, इसमें क्या आ गया? ये जैसे मैंने बताया कि इसमें क्या है? रेड प्लस ब्लू है, और इसमें क्या है? सिर्फ रेड है। तो जब ये चीज़ को इसमें मिक्स करेंगे तो इसका कंपोजिशन में तो ब्लू आ जाएगा ना, तब तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जब एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए शादी के लिए अयोग्य जोड़ा जो बोलते हैं उसको यहाँ पे देखें, ए हो गया। अब देख लीजिए, इसमें होता क्या है कि सपोज मेल है और जो फीमेल है, मेल है जो पॉजिटिव होना चाहिए, पिता क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, और जो माता वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। ए पॉजिटिव है सपोज और ए नेगेटिव है। होगा क्या कि जो मैक्सिमम चांस है कि जो चाइल्ड होगा, बच्चा होगा, वो क्या होगा? RH पॉजिटिव होगा, वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा कि इस दंपत्ति के पहले बच्चे के दौरान क्या होता है कि एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है, लेकिन और वो स्वस्थ बच्चा पैदा होता है। लेकिन जब दूसरा बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें क्या होता है कि वो एंटीबॉडी के प्रभाव से सेकंड वाला बच्चा मर जाता है। अब देख लिए ये एक्चुअली होता कैसे है। कहाँ थे? इसलिए जो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव जो माता का जो ए होता है, इसे शादी के लिए अयोग्य जोड़ा कहा गया है। लेकिन होता क्या है कि जब पहला बच्चा होने में कोई जब वो बच्चा स्वस्थ पैदा होता है तो दूसरा बच्चा के लिए वो एंटीबॉडी बना लेती है, माता एंटीबॉडी बना लेती है। किसके लिए? ए के लिए, क्योंकि माँ के अंदर जो प्लेसेंटा है, गर्भाशय है, उसका माँ का ब्लड तो नेगेटिव है ना, और बच्चा पैदा हुआ ए पॉजिटिव हो, तो पहला बच्चा जब पैदा होता है, जब पहला बच्चा जब पैदा होता है तो वो तो स्वस्थ पैदा हो जाता है, वो स्वस्थ पैदा हो जाता है। वो जब स्वस्थ पैदा हो जाता है पहला बच्चा, तो दूसरे बच्चों के लिए जब प्लेसेंटा और माँ के गर्भाशय नाल जब कटता है तो बच्चे का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है? बच्चे के माँ
कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप में मिक्स होता है। जब थोड़ा सा मिक्स होता है तो उसके बाद क्या होता है कि माँ का जो ब्लड ग्रुप रहता है ना, वो एंटीबॉडी बना लेता है। एंटीबॉडी बना लेता है तो दूसरा जब बच्चा होता है उसके साथ ही दिक्कत होता है। इसलिए वो एक्चुअली इसका सॉल्यूशन क्या है कि जब बच्चा इसके बचाव के लिए माता के प्रसव के समय ही एक इंजेक्शन लगाया जाता है। जो इंजेक्शन इसलिए लगाया जाता है कि जो एंटीबॉडी है वो सप्रेस्ट करते, वो कम कर दे कि ताकि बच्चा के जन्म के समय कोई कुप्रभाव ना पड़े। ठीक है, अब आगे देखते हैं माता पिता तथा बच्चे का रक्त समूह। अब एक क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है कि अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए है, माँ का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चे का कौन सा होगा, या पिता का ए है, माँ का ओ है, तो कौन सा बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। तो इसको समझने के लिए क्या होता है, जैसे देखिए पिता अगर है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। पिता का ब्लड ग्रुप बी है मतलब इसके अंदर तो 2 क्रोमोसोम, एक IB और IO होगा। ठीक है, वो हम लोग DNA RNA में और अच्छे से समझ लें। आप यहाँ ए सेक्शन, अगर किसी के अंदर 2 है तो 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, IO I0 और I0 होंगे। अब ये जब डिवाइड होंगे मियोसिस में तो IB और I0, तो देखिए आप इतना बी अगर किसी फादर का ब्लड ग्रुप है तो वो IB और IO में डिवाइड होगा, और अगर किसी माता का ब्लड ग्रुप IO है तो IO और IO में ही डिवाइड होगा। अब देखिए ये एक्चुअली जीन है, मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही IB फादर की तरफ से स्पर्म आया, माता की तरफ से अंडाणु आया, और दोनों मिक्स होने के बाद क्या बनेगा, IB और IO। इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। बच्चे का ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप IO और IO है, मतलब इधर से फादर से भी IO आया और मदर से भी IO आया, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, O बनेगा। तो संभावना क्या है, या तो B बनेगा या तो O बनेगा। ऐसे आप समझिए। आगे भी देखिए थोड़ा सा, अगर किसी फादर का अगर ब्लड ग्रुप AB है और माता का O है, AB है तो क्या हो जाएगा, IA और IB, IA और IB ऐसे टूटेगा। IA अगर मिला IO से तो A ब्लड ग्रुप बनेगा। A अगर B से और O से मिला तो क्या बनेगा, B से मिलेगा। तो अगर फादर का ब्लड ग्रुप AB है और माता का O है तो हर हाल में बच्चा का सिर्फ और सिर्फ मतलब ब्लड ग्रुप जो होगा A और B होगा। ऐसे आप समझ सकते हैं। अब कंप्लीट पूरा ब्लड चैप्टर्स समाप्त हो गया है। चलिए, इस लेक्चर के दौरान आपने टिश्यू के बारे में पढ़ा। कितने टाइप के टिश्यू होते हैं, 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। फिर हमने देखा कि कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग ब्लड तक समझ गए, ब्लड के बारे में देखें, ब्लड क्या होती है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है। फिर मैंने देखा कि ब्लड में RBC का क्या काम होता है, WBC का क्या काम होता है, प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, RBC है जो हेमोग्लोबिन का क्या काम होता है। इस तरीके से चीज़ों को समझें। और ये अगर ध्यान से आप इस पूरा लेक्चर को अगर अच्छे से सुनते हैं, नोट्स समझते हैं, तो आपको बायो के स्तर पे, कॉन्सेप्ट के स्तर पे कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी कुछ फैक्चुअल चीज़ें कि इसकी खोज कौन किए थे, वो चीज़ सिर्फ आपको याद करना पड़ेगा, और बहुत वो ईजी है वो याद करना। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के स्तर पे कोई दिक्कत नहीं होगा। और चलिए, धन्यवाद।